हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम के लिए में स्वागत है। इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो असिस्टेंट इंजीनियर का एग्ज़ाम होता है उसका मैकेनिकल इंजीनियरिंग पेपर 1 सॉल्व करेंगे। ये एग्ज़ाम हमारा अप्रैल 2016 में हुआ था। ठीक है फ्रेंड, इस वीडियो में 100 क्वेश्चन का आपको कंप्लीट सोल्यूशन मिलेगा, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है 3-to-1 प्रिंसिपल इज रिलेटेड विद। 3-to-1 प्रिंसिपल में हम लोकेटिंग पिन की हेल्प से वर्कपीस को फिक्स करते हैं और उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम को अरेस्ट करते हैं। 3-to-1 प्रिंसिपल से हम 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम को अरेस्ट करते हैं। इस प्रिंसिपल का मेन एम ये है कि हम कम से कम लोकेटिंग पिन का यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम को अरेस्ट करना। 3-to-1 का मीनिंग भी देख लीजिए आप लोग। 3-to-1 मीन्स पहले प्लेन में 3 लोकेटिंग पिन का यूज़ होगा जो कि एक्स और वाई एक्सिस के रोटेशन को अरेस्ट करेंगी। दूसरे प्लेन में हमारा 2 लोकेटिंग पिन यूज़ होगा जो कि जेड एक्सिस के रोटेशन को अरेस्ट करेंगी। और थर्ड प्लेन में हमारा एक लोकेटिंग पिन का यूज़ होगा जो कि रेसिप्रोकेटिंग मोशन को अरेस्ट करेगा। तो इसको भी आप याद रखिएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डिज़ाइन ऑफ लोकेटिंग डिवाइसेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग मेथड्स डज नॉट कॉज टूल वियर। तो उसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग। इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग में टूल कैथोड होता है और वर्कपीस एनोड होता है। ईसीएम प्रोसेस में, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग प्रोसेस में हम इलेक्ट्रोलाइट का यूज़ करते हैं और ऐसा इलेक्ट्रोलाइट चूज़ करते हैं कि सिर्फ एनोड ही हमारा डिज़ोल्व होता है, कैथोड डिज़ोल्व नहीं होता है, जिसके कारण टूल वियर नहीं हो पाता है। ईसीएम प्रोसेस में टूल हमारा कॉपर, ब्रास और स्टील का बना होता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछता है कि ईसीएम प्रोसेस में टूल किन किन मटेरियल का बना होता है। तो पहला कॉपर है, दूसरा ब्रास है और तीसरा स्टील है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इन अ ब्लैंकिंग ऑपरेशन द क्लियरेंस इज प्रोवाइडेड। ब्लैंकिंग ऑपरेशन में पंच पर क्लियरेंस प्रोवाइड कराया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओनली ऑन पंच। अगर इसी क्वेश्चन में ब्लैंकिंग की जगह पंचिंग ऑपरेशन बोलता तो हमारा आंसर होता ऑप्शन बी, ओनली ऑन डाई। ब्लैंकिंग और पंचिंग शीट मेटल कटिंग के ऑपरेशन होते हैं। इन ऑपरेशन के दौरान स्ट्रेन रिलीज होती है, जिसके कारण प्रोडक्ट के डायमेंशन में चेंज आता है। उसी चेंज को ओवरकम करने के लिए हम क्लियरेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द रिलेशनशिप बिटवीन ब्लैंक डायमीटर कैपिटल डी एंड कप डायमीटर स्मॉल डी ड्यूरिंग डीप ड्राइंग प्रोसेस इज गिवन एज। तो उसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, कैपिटल डी इक्वल टू √d² + 4dh, जहाँ पे कैपिटल डी ब्लैंक डायमीटर, स्मॉल डी कप डायमीटर और h हमारा हाइट ऑफ कप है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द फोर्स F रिक्वायर्ड टू कट अ शीट मेटल इज गिवन बाय। तो उसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, F इक्वल टू τS/PT, जहाँ पे टाउ हमारा शेयर स्ट्रेंथ ऑफ शीट मेटल, P पेरीमीटर ऑफ द कट, स्मॉल t थिकनेस ऑफ द शीट मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इन अ टूल लाइफ टेस्ट डबलिंग द कटिंग स्पीड reduces the tool life to 1/8 of the original value. The Taylor's tool life index, आपको टेलर टूल लाइफ इंडेक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसको हम ऐसे फाइंड करेंगे। इनिशियल में पहले क्या था, V1 T1 की पावर n, फिर आपसे बोल रहा है कि वेलोसिटी डबल हो गई है तो 2V1 और टूल लाइफ हमारी ओरिजिनल की 1/8 मतलब T1/8 की पावर n। तो यहाँ से V1 कैंसिल हो जाएगा, T1 की पावर n भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा 8 की पावर n इक्वल टू 2। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3n इक्वल टू 2 की पावर 1। तो यहाँ से क्योंकि बेस हमारा इक्वल है तो 3n इक्वल टू 1 और n की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1/3। तो टेलर टूल लाइफ इंडेक्स की वैल्यू हमारी आ गई 1/3। तो देख लेते हैं
ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द चिप थिकनेस रेशियो स्मॉल आर इज गिवन बाय। आपको पता है कि शेयर प्लेन एंगल की वैल्यू क्या होती है, tan फाई इक्वल टू आर कॉस अल्फा, जहाँ पे अल्फा हमारा रैग एंगल है, अपॉन 1 माइनस आर साइन अल्फा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आर की वैल्यू आ जाएगी साइन फाई अपॉन कॉस फाई माइनस अल्फा, जो कि हमारा ऑप्शन डी में दिया हुआ है, साइन फाई अपॉन कॉस फाई माइनस अल्फा। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इन इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग बेटर सरफेस फिनिश इज ऑब्टेन्ड एट। ईडीएम प्रोसेस में हम हाई वोल्टेज और लो करंट का यूज़ करते हैं। ईडीएम प्रोसेस में हमको हाई सरफेस फिनिश ऑब्टेन करने के लिए फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी और डिस्चार्ज करंट को कम करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं हमारा ऑप्शन कौन सही होगा। ऑप्शन सी देखिए, हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो डिस्चार्ज करंट, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट द कंटिन्यूअस चिप। कंटिन्यूअस चिप बनने की कंडीशन होती है, इसमें मटेरियल डक्टाइल होना चाहिए, कटिंग स्पीड हाई होनी चाहिए, फीड और डेप्थ ऑफ कट भी हाई होना चाहिए, और कंटिन्यूअस चिप जब बनती है तो हमको वर्कपीस में हाई सरफेस फिनिश ऑब्टेन्ड होती है। तो हम देख लेते हैं ऑप्शन बी देखिए, इट इज़ फॉर्म व्हेन फीड एंड डेप्थ ऑफ कट आर लो। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे लो दे रखा है, अगर यहाँ पे हाई देता तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कंसीडर द फॉलोइंग वर्क पीस मटेरियल्स। पहला है कार्बाइड्स, दूसरा है ग्लास, तीसरा है कॉपर एंड चौथा है सिरामिक्स। विच ऑफ द अबव मटेरियल्स आर बेस्ट सूटेड फॉर अल्ट्रासोनिक मशीनिंग। अल्ट्रासोनिक मशीनिंग एक अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस है जिसमें कि हम हार्ड और ब्रिटल मटेरियल की मशीनिंग करते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4, जो कि हमारा सी में दिया गया है, तो हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, टू प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ शेपर टूल्स आफ्टर दे आर ग्राउंड दे शुड बी अंडरगॉन थ्रू द फॉलोइंग ऑपरेशन। शेपर टूल्स को जब हम मेंटेनेंस के लिए नीचे लाते हैं तो उसमें कौन सा प्रोसेस किया जाता है जिससे कि उसकी लाइफ बढ़ जाए। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, हार्डनिंग प्रोसेस में हम शेपर टूल्स की हीट ट्रीटमेंट करते हैं जिसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टी इम्प्रूव हो जाती है और उसकी लाइफ भी बढ़ जाती है। और भी प्रोसेस है उसको भी देख लीजिए। सैंड ब्लास्टिंग एक तरह का क्लीनिंग प्रोसेस होता है जिसमें कि मटेरियल के ऊपर ही ऑक्साइड को हम रिमूव करते हैं। बी है शॉर्ट पीनिंग में हम मटेरियल के अंदर कंप्रेसिव रेसिड्यूअल स्ट्रेस जनरेट करते हैं जिससे कि मटेरियल की फटीग लाइफ इम्प्रूव हो जाती है। थर्ड है लैपिंग एक सरफेस फिनिश ऑपरेशन है। ठीक है फ्रेंड, तो ये तीनों भी आप याद रखिएगा और इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है ऑप्शन डी, हार्डनिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, एन ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व ओसी कर्व इज प्लॉट बिटवीन। ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व हमारा एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग में यूज किया जाता है। यह कर्व प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस और परसेंटेज ऑफ डिफेक्ट के बीच में प्लॉट किया जाता है, जिसे आप फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस है और यहाँ पे हमारा परसेंटेज ऑफ डिफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, एन एक्स बार चार्ट यूजेज द फॉलोइंग डेटा। एक्स बार चार्ट वेरिएबल डाटा मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेरिएबल मेजरमेंट डाटा। वेरिएबल डाटा मेजर करने के लिए एक्स बार चार्ट के साथ साथ हम आर चार्ट का भी यूज करते हैं, तो इसको भी आप याद रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि हमको अगर एट्रीब्यूट डाटा मेजर करना है तो उसके लिए हमको कौन सा चार्ट यूज करना पड़ेगा,
तब उस केस में हमारा आंसर होगा पी चार्ट, सी चार्ट और एनपी चार्ट। ठीक है फ्रेंड, एट्रीब्यूट डाटा मेजर करने के लिए पी चार्ट, सी चार्ट, एनपी चार्ट और वेरिएबल डाटा मेजर करने के लिए हमको एक्स बार चार्ट और आर चार्ट का यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ दिस वुड नॉट बी अ रीजन फॉर यूजिंग एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग। एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग यूज करने के बिहाइंड हमारा कौन सा रीजन नहीं है। तो पहले आप ये जानिए कि हम एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग क्यों यूज करते हैं, इसके पीछे क्या क्या रीजन है। पहला है एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग मास प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है, मास प्रोडक्शन। दूसरा है इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन कॉस्ट को कम करने के लिए यूज किया जाता है। तीसरा है लेबर के फटीग और बोर्डम को कम करने के लिए यूज किया जाता है। और चौथा है टाइम और मैनुअल वर्क को भी कम करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो आप देख लीजिए ऑप्शन सी में क्या दिया है, अ प्रोसेस नीडिंग स्टैटिस्टिकल कंट्रोल मीन्स एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग में हम स्टैटिस्टिकल कंट्रोल का यूज नहीं करते हैं, तो ऑप्शन सी हमारा एक रीजन नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन हमारा एक रीजन है किसके लिए, एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग यूज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, फॉर अ क्यू मॉडल, या आपको क्यू मॉडल दिया गया है, द मीन अराइवल रेट इज इक्वल टू 10 पर आवर एंड द मीन सर्विस रेट इज 15 पर आवर, द एक्सपेक्टेड क्यू लेंथ इज, क्यू लेंथ की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो मीन अराइवल रेट कितना है, लैम्डा इक्वल टू 10 और मीन सर्विस रेट म्यू इक्वल टू 15। यहाँ से आप डेंसिटी फंक्शन निकालेंगे, डेंसिटी फंक्शन हमारा होता है लैम्डा बाई म्यू, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 10/15, यहाँ से 2/3। अब आपसे क्यू लेंथ का फॉर्मूला हमारा होता है एल क्यू इक्वल टू रो स्क्वायर अपॉन 1 माइनस रो, यहाँ वैल्यू आप सारी पुट कर देंगे, 2/3 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2/3, तो आपका आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 4/3। 4/3 की वैल्यू हमारी होती है 1.33, जो कि आपका ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में 16, एबीसी एनालिसिस एज एन इनपुट रिक्वायर्ड्स। एबीसी एनालिसिस इन्वेंट्री कंट्रोल की एक टेक्निक होती है जिसमें कि हम किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इन्वेंट्रीज को उनके एनुअल यूजेस के आधार पे 3 कैटेगरी में रखते हैं, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी। कैटेगरी ए में वो इन्वेंट्रीज आते हैं जिनका हमको एक लिमिटेड टाइम के बाद यूज़ पड़ता है, मतलब इस टाइप में जो इन्वेंट्री होती है उनका हाई यूज़ होता है और हाई वैल्यू होती है, मतलब इस टाइप की इन्वेंट्रीज की हमको स्ट्रिक्ट कंट्रोल करना पड़ता है। कैटेगरी सी की जो इन्वेंट्रीज होती हैं उनका हमको स्ट्रिक्ट कंट्रोल नहीं करना पड़ता, उनकी वैल्यू भी कम रहती है। तो हमारा आंसर क्या हुआ, हमारा आंसर हुआ ऑप्शन ए, एनुअल यूजेस एंड कॉस्ट ऑफ द आइटम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द फाइनाइट प्रोडक्शन रेट इन्वेंट्री मॉडल रिलैक्सेस विच ऑफ द फॉलोइंग EOQ एजम्पशंस मीन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का ऐसा कौन सा एजम्पशंस है जो कि हम फाइनाइट प्रोडक्शन रेट इन्वेंट्री मॉडल में यूज़ नहीं करते हैं। तो उसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, फिक्स्ड डिटर्मिनिस्टिक डिमांड। क्योंकि फाइनाइट वर्ड यहाँ पे यूज़ कर रहा है, इसका मतलब कि ये हुआ कि जितना रॉ मटेरियल आएगा उतना ही प्रोडक्शन होगा, फिर उसके बाद हमको इंस्टेंटेनियसली रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी जिससे कि हमारा प्रोडक्शन रुके नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको इंस्टेंटेनियस रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, ये करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें एक फिक्स टाइम पे जितना रॉ मटेरियल आता है उतना प्रोडक्शन होता है, तो लीड टाइम भी हमारा कांस्टेंट रहता है। फिर तीसरा है नो वेरिएशन इन यूनिट टाइम, क्योंकि सब कुछ हमारा फाइनाइट है, फिक्स्ड है, तो इसमें कोई वेरिएशन नहीं पड़ता। मतलब ये तीनों एजम्पशन हम लेंगे, बाकी सी वाला फिक्स डिटर्मिनिस्टिक डिमांड का एजम्पशन हम नहीं लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में 18, इन अ टाइम स्टडी द ऑब्जर्व टाइम इज 0.75 मिनट, परफॉर्मेंस रेटिंग फैक्टर इज 110% एंड अलाउंसेस आर 20% ऑफ द नॉर्मल टाइम, द स्टैंडर्ड टाइम इज
सबसे पहले इस क्वेश्चन में आप नॉर्मल टाइम की वैल्यू निकालेंगे। नॉर्मल टाइम हमारा होता है ऑब्जर्व टाइम इनटू परफॉर्मेंस रेटिंग। तो वैल्यू आप पुट कर देंगे। नॉर्मल टाइम हमारा आ जाएगा यहाँ पे 0.7 हमारा ऑब्जर्व टाइम है और रेटिंग हमारा 110% मीन्स 1.1। तो ये वैल्यू आपकी आ गई 0.0825 मिनट। ठीक है फ्रेंड। अब आप यहाँ से स्टैंडर्ड टाइप की वैल्यू निकालेंगे। स्टैंडर्ड टाइप हमारा होता है स्टैंडर्ड टाइम इक्वल टू नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंसेस। ठीक, अलाउंसेस आपको कह रहा है कि वो नॉर्मल टाइम का 20% है। तो यहाँ पे नॉर्मल टाइम हमारा कितना आ गया 0.825 और प्लस अलाउंसेस की वैल्यू हमारा 20% मीन्स 0.2 इंटू नॉर्मल टाइम, यही 0.825। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका स्टैंडर्ड टाइम आपका आ जाएगा 0.99 मिनट, जो कि आपका ऑप्शन सी में दिया हुआ है 0.99 मिनट। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। वैल्यू इंजीनियरिंग इज यूज्ड इन वैल्यू इंजीनियरिंग प्री मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का एक स्टेज है जिसमें कि हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन को और बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट की क्वालिटी इम्प्रूव करते हैं, वो भी एक सेम कॉस्ट पे। इसमें हमको कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं देना पड़ता। ठीक है फ्रेंड। तो हम देख लेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन डी देखिए, प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट्स टू कस्टमर विथ इनहेंस्ड फंक्शनैलिटी एट नो एडिशनल कॉस्ट। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। वैल्यू इंजीनियरिंग के 3 प्रोसीजर होते हैं। पहला ब्लास्ट में हम उस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं जिसकी हमको क्वालिटी इम्प्रूव करना होता है। दूसरा है क्रिएट में हम प्रोडक्ट की क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन से अल्टरनेट होते हैं उन्हें क्रॉस चेक करते हैं। तीसरा एंड लास्ट है रिफाइन में हम सभी अल्टरनेट को चेक करके उसमें बेस्ट अल्टरनेट चूज करते हैं और उसे प्रोडक्ट की क्वालिटी रिफाइन करने के लिए इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है फ्रेंड। तो ये तीनों भी आप याद रखिएगा, तीनों स्टेज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। विच टाइप ऑफ कंट्रोल चार्ट शुड बी यूज्ड टू डायरेक्टली मॉनिटर द नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स इन अ प्रोसेस फॉर मेकिंग आयरन कास्टिंग्स। तो उसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी चार्ट। सी चार्ट एवरेज चेंजेस को एक कंटिन्यूअस स्केल पे मॉनिटर करता है, जिसमें कि वेट, टेम्परेचर और थिकनेस टी होता है। ठीक है फ्रेंड। इसलिए हम आयरन के मेकिंग प्रोसेस में सी चार्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। अ प्रोडक्शन लाइन इज टू बी डिजाइन टू मेक 2400 आइटम्स पर वीक फॉर एटलीस्ट द नेक्स्ट 3 months. The line operates 40 hours per week. The standard time required to assemble each item is 244 seconds. What is the smallest number of workstation required? इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप साइकिल टाइम निकालेंगे। साइकिल टाइम वो टाइम गैप होता है जिसमें कि दो सक्सेसिव प्रोडक्ट असेंबली लाइन से बाहर आ रहे हो। ठीक है फ्रेंड। तो साइकिल टाइम हमारा हो जाएगा कितना, असेंबली लाइन में कितना घंटे काम हो रहा है पर वीक, हमारा 40 आवर्स काम हो रहा है। मीन्स 40, इसको सेकंड में चेंज कर लेंगे 60 इंटू 60। पर वीक कितना आइटम्स बन रहा है 2400, तो अपॉन 2400। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 60 सेकेंड। मीन्स एक आइटम बनने के लिए 60 सेकेंड लग रहा है। तो वर्क स्टेशन हम कैसे निकालेंगे? वर्क स्टेशन इक्वल टू होता है स्टैंडर्ड टाइम अपॉन साइकिल टाइम। तो स्टैंडर्ड टाइम हमारा 244 सेकेंड दिया है और साइकिल टाइम अभी हमने निकाला है 60 सेकेंड। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आ जाएगा 4.1, क्योंकि स्टेशन हमारा पॉइंट में नहीं रहेगा, वो एक डिजिट में रहता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 5, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। A basic feasible solution in a linear programming problem with m constraint and n variable will have
लीनियर प्रोग्रामिंग में बेसिक फीजिबल सोल्यूशन के लिए कंडीशन ये है कि उसमें m और n वेरिएबल होने चाहिए विथ नॉन जीरो वैल्यूज। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एटलीस्ट m वेरिएबल्स विथ नॉन जीरो वैल्यूज। बेसिक फीजिबल सोल्यूशन में जो नंबर ऑफ एलोकेशन हमारा होता है वो होता है m प्लस n माइनस 1। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछता है कि बेसिक फीजिबल सोल्यूशन में नंबर ऑफ एलोकेशन कितना होता है, तो हमारा m प्लस n माइनस 1 होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एवरेज आउटगोइंग क्वालिटी फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ प्रोपोर्शन डिफेक्टिव इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन हमारा एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग का क्वेश्चन है। अगर एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग प्लान में स्मॉल p हमारा फ्रैक्शन डिफेक्टिव है और स्मॉल pa हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस है, तो एवरेज आउटगोइंग क्वालिटी हमारा इन दोनों का प्रोडक्ट होता है। ठीक है फ्रेंड, p इंटू pa। और एवरेज आउटगोइंग क्वालिटी की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं एवरेज आउटगोइंग क्वालिटी लिमिट। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसे हम एक ग्राफ से भी देखेंगे, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, यहाँ पे हमारा एवरेज आउटगोइंग क्वालिटी और यहाँ पे हमारा फ्रैक्शन डिफेक्टिव p। ये हमारा ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा और जहाँ ये मैक्सिमम वैल्यू आएगी, इस मैक्सिमम वैल्यू को हम बोलते हैं AOQL, मीन्स एवरेज आउटगोइंग क्वालिटी लिमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, 20 सैंपल्स ऑफ साइज 100 आर टेकन, द टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स इज 200, व्हाट इज द अपर कंट्रोल लिमिट ऑफ 3 सिग्मा p चार्ट। 3 सिग्मा p चार्ट में अपर कंट्रोल लिमिट का फॉर्मूला होता है p बार प्लस 3 अंडर रूट p बार q बार अपॉन n, जहाँ पे p बार हमारा फ्रैक्शनल डिफेक्टिव है और q बार की वैल्यू होती है 1 माइनस p बार, और n हमारा कितना साइज हम ले रहे हैं, तो n साइज होता है। तो सबसे पहले हम p बार की वैल्यू निकालेंगे। p बार हमारा फ्रैक्शनल डिफेक्टिव कैसे निकालते हैं, ये होता है हमारा सैंपल अपॉन टोटल डिफेक्टिव आइटम्स, मीन्स सैंपल कितना है 20 और टोटल डिफेक्टिव आइटम हमारा 200 है। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हमारा 1/10 आ जाएगा। q बार क्या होता है, q बार होता है 1 माइनस p बार, तो ये हमारा आ जाएगा 9/10। अब सारी वैल्यू आप पुट करेंगे यहाँ पे 1/10 प्लस 3 p बार इंटू q बार, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 9/100 अपॉन में n की वैल्यू आप कितना साइज है 100, तो यहाँ पे 100। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 19/100, जो कि हमारा हो जाएगा 0.19। तो आपका आंसर क्या निकल गया, अपर कंट्रोल लिमिट 0.19। तो ऑप्शन सी में आपका 0.19 दिया है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ अंडरलाइंग एजम्पशन ऑफ द बेसिक EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल। तो उसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, स्टोकेस्टिक डिमांड, क्योंकि इंस्टेंटेनियस रिप्लेसमेंट, फिक्स लीड टाइम और नो शॉर्टेज हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल का एजम्पशन होता है, और ऑप्शन ए हमारा स्टोकेस्टिक डिमांड ये एजम्पशन नहीं होता है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, द एरर एस्टिमेट इज वर्क सैम्पलिंग वेरीज विद सैंपल साइज n एस। इसके पहले क्वेश्चन में मैंने क्वेश्चन कराया था अपर कंट्रोल लिमिट निकालने के लिए, उसका फॉर्मूला क्या था, p बार प्लस 3 अंडर रूट p बार q बार और n। ठीक है फ्रेंड, जहाँ पे n हमारा क्या था, वो सैंपल साइज था, मीन्स जो एरर एस्टिमेट होता है, अगर इसको हम लोअर कंट्रोल लिमिट निकालेंगे तो बस यहाँ प्लस की जगह यहाँ पे हमारा माइनस आ जाएगा, मीन्स जो एरर हमारा होता है वो
सैंपल साइज का क्या प्रोपोर्शन होता है, वो हमारा देखिए ये अंडर रूट मतलब अंडर रूट 1/n के है, जो एरर है वो 1/√n के प्रोपोर्शन में आ रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए एरर प्रोपोर्शनल टू 1/√n। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, द प्रोड्यूसर्स रिस्क इज द प्रोबेबिलिटी विथ विच अ कंज्यूमर विल, तो उसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, रिजेक्ट अ गुड लॉट। अगर प्रोड्यूसर कोई अच्छा प्रोडक्ट बनाता है, गुड प्रोडक्ट बनाता है, तो उसका इसमें एक रिस्क भी होता है कि वो प्रोडक्ट कहीं हमारा रिजेक्ट ना हो जाए, उसको कंज्यूमर कहीं रिजेक्ट ना कर दे। ठीक है फ्रेंड, अगर इसी क्वेश्चन में प्रोड्यूसर की जगह यहाँ पे कंज्यूमर होता, कंज्यूमर और यहाँ पे कंज्यूमर की जगह प्रोड्यूसर होता, तब हमारा इस केस में आंसर होता कि एक्सेप्ट अ बैड लॉट। मीन्स अगर प्रोड्यूसर कोई खराब प्रोडक्ट बनाएगा, बैड प्रोडक्ट बनाएगा, तो कंज्यूमर का भी रिस्क होता है ना कि वो खराब प्रोडक्ट को भी एक्सेप्ट कर सकता है, तो उस केस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। लेकिन इस क्वेश्चन में जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, रिजेक्ट अ गुड लॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द थ्रस्ट एट द पॉइंट ए इन द पोस्ट जोन इन द फिगर। आपको पॉइंट ए पे थ्रस्ट की वैल्यू फाइंड करनी है, पॉइंट सी पे लोड आपको 1 किलोन्यूटन दिया, इसे हम हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेंगे। यहाँ होगा 1 cos 60 डिग्री और यहाँ हमारा होगा 1 sin 60 डिग्री। थ्रस्ट फोर्स हमारा वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, तो पॉइंट ए पे जो हमारा 1 sin 60 की वैल्यू आएगी वही हमारा थ्रस्ट होगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा √3/2। तो इसकी वैल्यू आप करेंगे सॉल्व तो आपका आएगा 0.866 किलो न्यूटन। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, द पॉसिबल लोडिंग इन वेरियस मेंबर्स फ्रेम्ड स्ट्रक्चर आर। फ्रेम्ड स्ट्रक्चर कह लो या ट्रस कह लो, बात एक ही है। ट्रस में सिर्फ एक्सियल लोड लगता है, वो एक्सियल लोड या तो टेंशन होगा या तो कंप्रेशन होगा, तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, कंप्रेशन और टेंशन। परफेक्ट ट्रस का फॉर्मूला होता है M = 2J-3, जहाँ पे M हमारा मेंबर ऑफ ट्रस है और J हमारा नंबर ऑफ जॉइंट है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि परफेक्ट ट्रस का फॉर्मूला क्या होता है, तो हमारा M = 2J-3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, a roller of weight W is to be rolled over a wooden block as shown in the figure. The pull force F required to just cause the said motion. मीन्स आपको F की वैल्यू फाइंड करना है जब यहाँ से मोशन स्टार्ट हो। तो इस क्वेश्चन में पहले यहाँ पे हमारा W होगा और यहाँ पे एक रिएक्शन आएगी वुडन ब्लॉक से, R हम मान लेते हैं रिएक्शन। अब इस फिगर में हम लामी थ्योरम लगाएंगे, ये एंगल 30 है तो ये भी हमारा एंगल 30 होगा। ठीक है फ्रेंड, लामी थ्योरम लगाएंगे तो F अपॉन ये F की वैल्यू तो अपॉन में साइन, और एंगल हम कौन सा लेंगे, एंगल जो दो अदर फोर्स हैं उनके बीच का एंगल, मतलब ये एंगल, तो इनके बीच का एंगल क्या होगा, ये हमारा 90 है और ये हमारा 30 है, तो 90 + 30 हो जाएगा 120 इक्वल टू अब W लिए हैं तो जो अदर फोर्स हैं उनके बीच का एंगल मीन्स F और R के बीच का एंगल कितना होगा, ये 30 हमारा है, ये 30 है, तो मीन्स ये 90 हुआ। ठीक है फ्रेंड, 90 में से 30 गया तो यहाँ पे बचा 60 और ये एंगल हमारा 90 है, तो 90 + 60 हो गया 150, यहाँ पे साइन 150, तो F की वैल्यू आ जाएगी, साइन 120 का मान होता है cos 30 की वैल्यू होगी √3/2 इंटू W अपॉन में साइन 150, मतलब यहाँ पे होगा cos 60 की वैल्यू होती 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा कैपिटल W √3, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा √3W। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, इन वर्चुअल वर्क इक्वेशन सम फोर्सेज आर निगलेक्टेड,
सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। अगर आपने वर्चुअल वर्क का कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो उसमें ये तीनों ही स्टेटमेंट ए, बी और सी करेक्ट है। पहला क्या है, रिएक्शन ऑफ अ रफ सरफेस ऑन अ बॉडी विच रोल्स ऑन इट विदाउट स्लीपिंग, ये भी करेक्ट है। दूसरा है रिएक्शन ऑफ एनी स्मूथ सरफेस विथ विच द बॉडी इज इन कॉन्टेक्ट, ये भी करेक्ट है। थर्ड है रिएक्शन एट अ पॉइंट और ऑन अ एक्सिस फिक्स्ड इन स्पेस अराउंड विच अ बॉडी इज कंस्ट्रेन्ड टू टर्न, ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। वर्चुअल वर्क आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, अ सर्कुलर डिस्क रोल्स डाउन विदाउट स्लिपिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, द रेशियो ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टू द टोटल काइनेटिक एनर्जी इज। आपको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और टोटल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो फाइंड करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम करेंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो सर्कुलर डिस्क के केस में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, 1/2 I ओमेगा स्क्वायर अपॉन टोटल काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि आपसे टोटल कह रहा है तो टोटल में काइनेटिक एनर्जी भी होगा और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगा, I ओमेगा स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड। अब सर्कुलर डिस्क के केस में I की वैल्यू कितनी होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, mr²/2। तो I की वैल्यू आप यहाँ पुट कर देंगे तो आ जाएगा 1/4 mr² ओमेगा स्क्वायर अपॉन में। अब v इक्वल टू v की वैल्यू कितनी होती है, v हमारा होता है r ओमेगा, तो v की वैल्यू भी यहाँ पुट कर देंगे 1/2 mr² ओमेगा स्क्वायर प्लस में यही पूरा टर्म हमारा आ जाएगा। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, क्या आया था हमारा ऊपर 1/4 mr² ओमेगा स्क्वायर और नीचे क्या था 1/2 mr² ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/4 mr² ओमेगा स्क्वायर। जैसा कि आप देख सकते हैं mr² ओमेगा स्क्वायर ऊपर भी है और नीचे भी, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारा आ जाएगा 1/4 अपॉन 1/2 प्लस 1/4। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1/3। ठीक है फ्रेंड, 1/3 जो कि आपका ऑप्शन सी में दिया हुआ है, देखिए 1/3, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, two masses 2 kg and 8 kg are moving with equal kinetic energy, the ratio of magnitude of their momentum is। मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। अब क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि दोनों मासेस की काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, तो हम इक्वल करके देखते हैं। पहले की काइनेटिक एनर्जी 1/2 m1 कितना है 2 kg और वेलोसिटी v1 आपको नहीं दिया है v1 स्क्वायर इक्वल टू दूसरे की काइनेटिक एनर्जी 1/2 मास 8 kg और वेलोसिटी v2 का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड, तो 1/2 कट जाएंगे, यहाँ से 4 टाइम जाएगा तो v1/v2 का आपका रेशियो कितना आ गया, आपका 2 आ गया। ठीक है फ्रेंड। अब मोमेंटम का रेशियो कितना होता है m1 v1 अपॉन m2 v2। ठीक है फ्रेंड, m1 की वैल्यू कितना दिया है 2 kg, m2 की वैल्यू 8 kg इंटू v1 अपॉन v2 का रेशियो आपने निकाला था कितना था, वो 2 था, तो 2 यहाँ रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4/8 मीन्स 0.5। तो आपका रेशियो आ गया 0.5। तो देख लेते हैं, ऑप्शन बी में आपको दिया हुआ 0.5, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में 34, द इफिशिएंसी ऑफ अ स्क्रू जैक इज मैक्सिमम व्हेन। स्क्रू जैक की मैक्सिमम इफिशिएंसी होती है 1 माइनस साइन फाई, जहां पे फाई हमारा फ्रिक्शन एंगल है, अपॉन 1 प्लस
sin फाई। ठीक है फ्रेंड, तो मैक्सिमम इफिशिएंसी के लिए हमको हेलिक्स एंगल अल्फा की वैल्यू 45 माइनस फ्रिक्शन एंगल बाई 2 रखनी पड़ती है। अल्फा की वैल्यू 40 से 45 डिग्री के बीच में हमको स्क्रू जैक की सबसे मैक्सिमम इफिशिएंसी मिलती है, लगभग 90%, जिसे आप ग्राफ में भी देख सकते हैं। यहाँ वाई एक्सिस पे इफिशिएंसी है और एक्स एक्सिस पे आपका हेलिक्स एंगल अल्फा की वैल्यू दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, when two bodies collide without the presence of any other force or force fields, जब दो बॉडी, मान लीजिए बॉडी 1 है, उसका मास m1 है और वेलोसिटी v1 है, दूसरी बॉडी का मास m2 है और वेलोसिटी v2 है। जब ये दोनों बॉडी आपस में एक दूसरे से कोलाइड करेंगी तो इन दोनों बॉडी का जो मोमेंटम होता है वो हमेशा कंजर्व रहेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देयर टोटल मोमेंटम मस्ट बी कंजर्व्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, द टेंशन इन द केबल सपोर्टिंग अ लिफ्ट इज मोर व्हेन द लिफ्ट इज, लिफ्ट के केस में टेंशन कब मैक्सिमम होगा इसे हम देखेंगे। ये लिफ्ट है, उसका वेट W है और ये टेंशन है। ठीक है फ्रेंड, अब पहला केस क्या है कि जब हमारी लिफ्ट नीचे जा रही हो, जब हमारी लिफ्ट नीचे जाएगी तब क्या केस बनेगा, तब इक्वेशन बनेगा W लिफ्ट का वेट माइनस टेंशन T1 इक्वल टू M A हमारा एक्सेलरेशन है जिस रेट से वो नीचे जा रही है। तो यहाँ से T1 की वैल्यू हमारी आ जाएगी W माइनस MA, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब दूसरा केस क्या होगा, दूसरे केस में लिफ्ट हमारी ऊपर जाएगी, तब इक्वेशन क्या बनेगा, T2 माइनस W इक्वल टू MA, यहाँ से T2 की वैल्यू आ जाएगी W प्लस MA, ये हमारा इक्वेशन 2 हो जाएगा। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में देखिए यहाँ पे W माइनस MA है और यहाँ पे W प्लस MA है, मीन्स T2 की वैल्यू T1 से ज़्यादा है। कब ज़्यादा है, जब हमारी लिफ्ट ऊपर जा रही हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो केबल है उसमें टेंशन ज़्यादा तब होगा जब हमारी लिफ्ट ऊपर जाएगी। तो देख लेते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मूविंग अपवर्ड्स विद एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस P एंड Q इज अल्फा, द रिजल्टेंट ऑफ दिस फोर्सेस इज, ये सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, R इक्वल टू होता है अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, अ फिक्स्ड गियर हैविंग 200 टीथ is in mesh with another gear having 50 teeth. The two gears are connected by an arm. The number of turns made by the smaller gear for one revolution of arm about the center of the bigger gear is, आपको दो गियर दिया है, एक बड़ा गियर है एक छोटा गियर है। बड़े वाले गियर का टीथ है 200, छोटे वाले का है 50। ये दोनों एक आर्म से कनेक्टेड हैं और कह रहा है कि बड़ा वाला गियर हमारा फिक्स है, ठीक। और आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये छोटा वाला गियर बड़े वाले गियर के चारों तरफ कितना टर्न्स लेगा। तो इसको निकालने के लिए एक शॉर्ट फॉर्मूला होता है हमारा, वो होता है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ स्मॉलर गियर इक्वल टू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ आर्म इनटू टीथ ऑफ बिग गियर अपॉन टीथ ऑफ स्मॉलर गियर प्लस 1। यहाँ वैल्यू आप पुट कर देंगे। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ आर्म कितना है 1, तो यहाँ 1 लिखेंगे इनटू बड़े वाले गियर का टीथ कितना है 200, छोटे वाले का 50 प्लस 1, तो आपका आ जाएगा 4 प्लस 1 मीन्स 5। इसका मतलब ये हुआ कि छोटा वाला गियर बड़े वाले गियर के चारों तरफ 5 टर्न्स लेगा। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, मीन्स 5 टर्न।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, फॉर हाई स्पीड इंजन्स द कैम फॉलोवर शुड मूव विद। हाई स्पीड इंजन जैसे कि रेसिंग कार, रेसिंग बोट और एरोप्लेन में कैम फॉलोवर का जो मोशन होता है वो होता है साइक्लॉइडल मोशन, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें कि लो स्पीड इंजन के लिए हम कैम फॉलोवर का कैसा मोशन होता है, तो लो स्पीड इंजन के लिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, अ फ्लाईव्हील इज फिटेड टू द क्रैंकशाफ्ट of an engine having W amount of indicated power per revolution. Permissible limits of coefficient of fluctuation of energy and speed are CE and CS respectively. The kinetic energy of the flywheel is given by, आपको flywheel की kinetic energy find करनी है, तो flywheel की kinetic energy का फॉर्मूला होता है Ke equal to हाफ I ओमेगा स्क्वायर, लेकिन चारों ऑप्शन में आपको इस टर्म में नहीं दिया है, तो आपको इस टर्म में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब फ्लाई व्हील का आप फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला निकालते हैं, डेल्टा ई इक्वल टू आई ओमेगा स्क्वायर सी एस। फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी का एक और फॉर्मूला होता है डेल्टा ई इक्वल टू सी ई इंटू डब्ल्यू। डब्ल्यू हमारा क्या है, वो इंडिकेटेड वर्क पर रिवोल्यूशन है। तो ये दोनों इक्वेशन को आप इक्वल करेंगे तो आई ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा आपका सी ई डब्ल्यू अपॉन सी एस। अब आई ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। क्या आ जाएगी आपकी काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी आपकी आ जाएगी 1/2 सी ई डब्ल्यू अपॉन सी एस। ठीक है फ्रेंड, इसको हम अलग से लिख लेंगे। आपका आ गया क्या, 1/2 सी ई अपॉन सी एस इंटू डब्ल्यू, जो कि हमारा ऑप्शन बी में दे रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, इफ द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड टू क्रैंक रेडियस इंक्रीजेस देन लेंथ ऑफ रॉड और क्रैंक रेडियस आर का जो रेशियो होता है उसको हम स्मॉल एन बोलते हैं। आपसे पूछ रहा है अगर हम स्मॉल एन की वैल्यू बढ़ाएंगे, स्मॉल एन की वैल्यू अगर बढ़ाएंगे तो इन चारों में से कौन सा बढ़ेगा या घटेगा। सबसे पहले हम अनबैलेंस फोर्स का इक्वेशन लिखते हैं। एफ अनबैलेंस इक्वल टू होता है एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, ये हमारा प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स होता है, प्लस ब्रैकेट में एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस 2 थीटा अपॉन एन, ये हमारा सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स होता है और ये हमारा प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स होता है। अब देखिए यहाँ पे एन की वैल्यू आ रही है, तो अगर यहाँ से एन हम बढ़ाएंगे तो हमारा सेकेंडरी जो अनबैलेंस फोर्स होगा वो घटेगा। ठीक है फ्रेंड, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा, सेकेंडरी अनबैलेंस्ड फोर्स डिक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, अ सिस्टम इज डायनामिक बैलेंस इम्प्लाइज दैट। अगर कोई सिस्टम डायनामिक बैलेंस में, इसका मतलब वो स्टैटिक बैलेंस में भी होगा। जैसे एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, अगर कोई स्टूडेंट हमारा फोर्थ ईयर बीटेक फोर्थ ईयर का स्टूडेंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो थर्ड ईयर पास हो गया है। ठीक है फ्रेंड, वो थर्ड ईयर पास है तभी वो फोर्थ ईयर में पहुंचा है। तो ऐसे ही सिस्टम में भी अगर कोई सिस्टम हमारा डायनेमिक बैलेंस में, इसका मतलब वो स्टैटिक पहले ही बैलेंस हो चुका है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। द सिस्टम इज आल्सो स्टैटिकली बैलेंस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, a rod AB of length 1 meter is sliding as shown in the figure. At an instant when the rod makes 60-degree angle with the horizontal plane, the downward velocity of point A is 1 meter per second. What is the angular velocity of the rod at that instant? Means point A पे आपको velocity VA की वैल्यू आपको दिया है 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, और इस इंस्टेंट पे आपसे रॉड ए बी का एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहा है। तो उसे देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम। पॉइंट ए पे हमारा वेलोसिटी वी ए
और पॉइंट बी पे हमारा वेलोसिटी वी बी। अब इस रॉड का हम इंस्टेंटेनियस सेंटर फाइंड करेंगे। तो पॉइंट ए पे जो वेलोसिटी है उसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींचेंगे और पॉइंट बी पे वेलोसिटी वी बी के एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे और ये दोनों लाइन जहाँ एक दूसरे को कट करें वही रॉड ए बी का इंस्टेंटेनियस सेंटर हो जाएगा। इंस्टेंटेनियस सेंटर वो सेंटर होता है जिससे कोई बॉडी हमको या तो प्योर रोटेशन में दिखती है या तो प्योर स्ट्रेट लाइन मोशन में। तो यहाँ से हम रॉड ए बी का इंस्टेंटेनियस सेंटर फाइंड कर लिए। अब इस रॉड ए बी का वेलोसिटी यहाँ से होगा वी ए इक्वल टू ये डिस्टेंस मतलब ए इंटू आई और इस रॉड का एंगुलर वेलोसिटी। तो ए आई डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करेंगे, ये हमको 1 दिया है ए बी की लेंथ और ये 60 डिग्री, तो ये हमारा डिस्टेंस होगा 1 cos 60 डिग्री मीन्स 1/2 मीन्स 0.5 मीटर। तो यहाँ पे वैल्यू हमारी आ जाएगी 0.5 मीटर इंटू ओमेगा और पॉइंट ए पे हमारा वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 1/0.5, ये हो जाएगा हमारा 2। तो एंगुलर वेलोसिटी हमारा आ गया 2 रेडियन पर सेकेंड। तो हमारा एंगुलर वेलोसिटी यहाँ से निकल गया। देख लेते हैं ऑप्शन ए हमारा सही है, 2 रेडियन पर सेकेंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। आइसोक्रोनिज्म इन अ गवर्नर इज डिजायरेबल व्हेन। आइसोक्रोनिज्म की कंडीशन में गवर्नर किसी भी लोड एनी लोड या फिर स्लीव की कोई भी मूवमेंट पे, स्लीव के किसी भी मूवमेंट पे गवर्नर की जो स्पीड रहती है वो हमारी कांस्टेंट रहती है। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओनली वन स्पीड इज डिजायर्ड। वन स्पीड मतलब कांस्टेंट स्पीड इज डिजायर्ड टू बी केप्ट एट ऑल लोड्स। आइसोक्रोनिज्म कंडीशन में गवर्नर की जो सेंसिटिविटी रहती है, सेंसिटिविटी वो हमारी इनफाइनाइट रहती है और गवर्नर की जो स्टेबिलिटी वो हमारी 0 रहती है और गवर्नर की हंटिंग भी 0 रहती है। ये तीनों भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। A rigid body can be replaced by two masses placed at fixed distance apart. The two masses form an equivalent dynamic system if select the most appropriate answer. आपने मैकेनिज्म पढ़ा होगा कि जब हम एक रिजिड बॉडी को दो मासेस से रिप्लेस करते हैं तो जो दोनों मासेस का सम होता है m1 प्लस m2 वो रिजिड बॉडी के सम के इक्वल होता है और रिजिड बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो दोनों मासेस के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से मैच करता है। और लास्ट में क्या है कि दोनों बॉडीज़ का हमारा जो मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसका सम रिजिड बॉडी के मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल होता है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट हमारा करेक्ट होगा, ए बी सी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। अ टॉर्शनल सिस्टम विथ डिस्क of moment of inertia I1 and I2 shown in the figure, which are gear driven. The ratio of speed of shaft B to shaft A is capital G. Means ये gear ratio आपको दिया हुआ है। The equivalent moment of inertia of disc on shaft B at the speed of shaft A is equal to. Means आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आपको shaft B का मीन्स I2 की वैल्यू फाइंड करनी है उस केस में जब हम जो एंगुलर वेलोसिटी है वो shaft A का ले, मीन्स I2 डैश हम इसे मान लेंगे और गियर और शाफ्ट ए की एंगुलर वेलोसिटी। इस केस में आपको I2 डैश की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए सबसे पहले आपको गियर रेशियो दिया हुआ है ओमेगा बी अपॉन ओमेगा ए इक्वल टू कैपिटल जी, ये गियर रेशियो होता है। अब क्योंकि आप सभी को पता है कि गियर एक पॉजिटिव टाइप पावर ट्रांसमिशन डिवाइस है जिसमें कि स्लिप की वैल्यू 0 होती है, तो इसका जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो इक्वल होगा, मीन्स 1/2 I1 ओमेगा ए स्क्वायर इक्वल टू 1/2 I2 ओमेगा बी स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड, तो इस कंडीशन से आप ये भी बोल सकते हैं कि जब हम
दूसरा केस लें 1/2 I2 डैश ओमेगा A स्क्वायर इक्वल टू 1/2 I2 ओमेगा B स्क्वायर, क्योंकि एंगुलर जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो तो कांस्टेंट रहेगी, चाहे कोई सा भी हम केस ले ले। तो यहाँ से 1/2 कट जाएंगे। अब I2 डैश की वैल्यू हमारी आ जाएगी ओमेगा B अपॉन ओमेगा A होल स्क्वायर इंटू I2। तो इसकी वैल्यू हमारी क्या थी, वो थी G, तो G स्क्वायर I2। तो दूसरे केस से हमारी I2 डैश की वैल्यू आ गई G स्क्वायर I2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए ऑप्शन बी में आपको दिया हुआ है G स्क्वायर I2, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, आइडेंटिफाई लोअर पेयर्स, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। लोअर पेयर में कॉन्टैक्ट या तो सरफेस कॉन्टैक्ट होता है या तो एरिया कॉन्टैक्ट होता है। ठीक है फ्रेंड, तो ऑप्शन ए बॉल एंड सॉकेट हमारा ये लोअर पेयर है, और पिस्टन एंड सिलेंडर ये भी हमारा लोअर पेयर है। अगर बात की जाए कैम फॉलोवर की, तो कैम फॉलोवर में हमारा या तो पॉइंट कांटेक्ट होता है या तो लाइन कांटेक्ट होता है, इसलिए कैम और फॉलोवर एक हायर पेयर है ना कि लोअर पेयर। तो ऑप्शन बी हमारा रॉन्ग है, बाकी ऑप्शन ए और सी हमारा करेक्ट है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, इन अ स्प्रिंग डैशबोर्ड मास सिस्टम इफ m इक्वल टू मास k इक्वल टू स्प्रिंग स्टिफनेस एंड ओमेगा n इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन देन क्रिटिकल डैम्पिंग इज इक्वल टू। वाइब्रेशन में आपने एक रिलेशनशिप पढ़ा होगा 2 जीटा ओमेगा n इक्वल टू C/m, जहाँ पे जीटा हमारा डैम्पिंग फैक्टर या डैम्पिंग रेशियो है और सी हमारा डैम्पिंग कॉफिशिएंट है। आपको डैम्पिंग कॉफिशिएंट क्रिटिकल के कंडीशन में फाइंड करनी है। अगर हमारा क्रिटिकल डैम्पिंग होगा तो जीटा की वैल्यू हमारी 1 हो जाती है, तो ये हमारा हो जाएगा 2 ओमेगा n इक्वल टू C/m। सी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो सी की वैल्यू हमारी हो जाएगी 2m ओमेगा n, जो कि हमारा ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अगर हम यहाँ से ओमेगा n की वैल्यू भी रख देंगे, नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है √k/m, तो हमारा ये आ जाएगा 2 √km। मीन्स ए भी हमारा करेक्ट होगा, मीन्स ए बी दोनों हमारा करेक्ट है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, एन इमेजिनरी सर्किल विच बाय प्योर रोलिंग एक्शन गिव्स द सेम मोशन एज द एक्चुअल गियर इज कॉल्ड। तो उसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, पिच सर्किल। जैसे आप फिगर में भी देख सकते हैं, सर्कुलर पिच का फॉर्मूला हमारा होता है पी इक्वल टू पाई d/t, जहाँ पे d हमारा वो होता है पिच सर्किल डायमीटर और t हमारा गियर पे कितना टीथ है वो होता है। एक और फॉर्मूला हमारा होता है डायमीट्रल पिच, वो PD इक्वल टू होता है T/d। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे PC इंटू PD, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा पाई। ये क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन और PSUs में पूछा गया है, तो इसे भी आप याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, द प्रेशर एंगल इन अ कैम डिपेंड्स ऑन। कैम में प्रेशर एंगल का फॉर्मूला हमारा होता है tan phi इक्वल टू, फाई हमारा प्रेशर एंगल इक्वल टू ये होता है ds अपॉन d थीटा माइनस e अपॉन में s थीटा प्लस √rp स्क्वायर माइनस e स्क्वायर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि s हमारा लिफ्ट ऑफ फॉलोवर है, थीटा हमारा एंगल ऑफ एसेंट है, और स्मॉल e हमारा वो क्या है, ये ऑफसेट बिटवीन सेंटर लाइंस ऑफ कैम एंड फॉलोवर। मीन्स ये तीनों ही ऑप्शन, ये थीटा होता है, ये एस है और ये थीटा। ठीक है फ्रेंड, ये स्मॉल ई, और आरपी हमारा वो होता है प्राइम सर्किल रेडियस। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है द सेंट्रीफ्यूगल टेंशन इन बेल्ट ड्राइव। बेल्ट ड्राइव में अगर सेंट्रीफ्यूगल टेंशन आ जाता है तो उसकी वजह से पावर ट्रांसमिशन घट जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिक्रीजेज पावर ट्रांसमिटेड। सेंट्रीफ्यूगल टेंशन का फॉर्मूला होता है TC इक्वल टू एम वी स्क्वायर, जहाँ पे एम हमारा बेल्ट का मास है पर यूनिट और वी हमारा बेल्ट की वेलोसिटी है। सेंट्रीफ्यूगल टेंशन के आने से दो इम्पॉर्टेंट कंडीशन बनती है। पहला कि मैक्सिमम टेंशन बेल्ट पर कितना होगा, वो होगा हमारा T इक्वल टू T1 टेंशन इन टाइट साइड प्लस TC सेंट्रीफ्यूगल टेंशन, और मैक्सिमम पावर कंडीशन में टेंशन कितना होगा, वो हमारा होगा T इक्वल टू 3TC। ये दोनों कंडीशन इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछते रहते हो तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, इफ देयर आर सेवरल अनबैलेंस्ड मासेस इन आ रोटर इन डिफरेंट प्लेन्स द मिनिमम नंबर ऑफ बैलेंसिंग मासेस रिक्वायर्ड इज। अगर हमारा डिफरेंट प्लेन्स पे डिफरेंट अनबैलेंस मासेस हैं तो उनको बैलेंस करने के लिए हमको सिर्फ दो बैलेंस मासेस का यूज़ करना है, जिससे कि हमारा पूरा सिस्टम बैलेंस्ड हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो हम दो बैलेंस मास लगा रहे हैं वो डिफरेंट प्लेन पे लगाने हैं और उनका जो मास की वैल्यू है वो भी डिफरेंट होनी चाहिए, मतलब अनइक्वल मास होने चाहिए। ये दोनों भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि जो हम बैलेंस मास लगाते हैं वो उनका प्लेन सेम होता है कि डिफरेंट होता है, और उनकी मास वैल्यू सेम होती है कि डिफरेंस होती है। तो इन दोनों को भी आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, द ट्रैक्टिव फोर्स इज मैक्सिमम और मिनिमम व्हेन द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द क्रैंक टू द लाइन ऑफ स्ट्रोक इज इक्वल टू। तो ट्रैक्टिव फोर्स का एक फॉर्मूला हमारा होता है 1 माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है फ्रेंड, बाकी सब टर्म आपको पता होगा। और ये जो स्मॉल सी है वो हमारा होता है रेसिप्रोकेटिंग मास का वो फ्रैक्शन जिसको हमको बैलेंस करना होता है। ठीक है फ्रेंड, ताकि हमारा पूरा सिस्टम बैलेंस हो जाए। तो अगर हमको इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो d बाय डी थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसको करेंगे तो हमारा आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू -1। तो थीटा की वैल्यू हमारी क्या क्या आ जाएंगी, उस केस में थीटा की वैल्यू हमारी 135 होगी और इसमें 180 का और प्लस करेंगे तब हमारी 315। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 135 और 315। इस एंगल पे हम अगर ट्रैक्टिव फोर्स निकालेंगे तो हमारा आ जाता है प्लस माइनस मतलब मैक्सिमम मिनिमम √2 1 माइनस सी इंटू एम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, द नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर्स ऑफ रोटेशन इन अ क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म आर। क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म में नंबर ऑफ लिंक हमारे 4 होते हैं। कौन कौन से? क्रैंक, कनेक्टिंग रॉड, स्लॉटेड बार और स्लाइडर। यहाँ n की वैल्यू हमारी 4 है, तो इंस्टेंटेनियस सेंटर इक्वल टू n -1/2 मीन्स 4 × 3/2, ये हो गया हमारा 6। तो आंसर हमारा ए करेक्ट होगा, 6 इंस्टेंटेनियस सेंटर। क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म में बीटा की वैल्यू अल्फा से ज़्यादा होती है। बीटा क्या होता है? बीटा हमारा होता है कटिंग स्ट्रोक एंगल और अल्फा हमारा होता है रिटर्न स्ट्रोक एंगल। ठीक है फ्रेंड, और क्विक रिटर्न रेशियो की वैल्यू होती है बीटा बाई अल्फा, जो कि हमेशा 1 से ज़्यादा होता है। इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, इन अ फोर्स वाइब्रेशन सिस्टम फॉर विच वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी रेशियो ओमेगा एफ अपॉन ओमेगा एन द ट्रांसमिबिलिटी इज सेम फॉर ऑल दी वैल्यूज ऑफ डैम्पिंग फैक्टर। डैम्पिंग फैक्टर होता है हमारा जीटा। ठीक है फ्रेंड, फोर्स वाइब्रेशन में आपने एक ग्राफ पढ़ा होगा ट्रांसमिबिलिटी और ओमेगा अपॉन ओमेगा एन के रेशियो के बीच में। एप्सिलॉन ये ओमेगा अपॉन ओमेगा एन,
यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ थी 1 और √2। जीटा की वैल्यू पहले बढ़ रही थी, फिर √2 पे जाके नीचे आ रही थी, फिर जीटा की दूसरी वैल्यू बढ़ रही थी, फिर √2 पे ही नीचे आ रही थी। आप जैसा कि आप देख रहे हैं कि जीटा की सभी वैल्यूज़ पे जो ट्रांसमिबिलिटी है वो √2 पे सेम है। ठीक है फ्रेंड, ये सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओमेगा अपॉन ओमेगा एन की वैल्यू अगर √2 है तो उस केस में डैम्पिंग फैक्टर की सभी वैल्यूज़ के लिए हमारा ट्रांसमिबिलिटी की वैल्यू सेम होगी। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, √2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। कांस्टेंट वेलोसिटी रेशियो बिटवीन टू शैफ्ट्स कैन बी ऑब्टेन इफ दे आर कनेक्टेड बाय। तो उसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, गियर्स। गियर्स एक पॉजिटिव व्हील है जिसमें कि स्लिप की वैल्यू 0 होती है, इसीलिए वेलोसिटी रेशियो हमारा कांस्टेंट रहता है। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। डिफरेंशियल गियर इज यूज्ड इन एन ऑटोमोबाइल टू। डिफरेंशियल गियर एक तरह का साइक्लिक गियर ट्रेन होता है, साइक्लिक गियर ट्रेन होता है जिसमें कि 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती हैं। साइक्लिक गियर ट्रेन होने की वजह से इसका फिगर ऐसे बनता है। ये पहला गियर है, बड़ा गियर। यहाँ से हमारा इंजन से शैफ्ट आएगी या जो इसे ड्राइव करेगी। फिर ये दूसरा गियर है और ये तीसरा गियर है। ये हमारा ड्राइविंग शैफ्ट है और ये हमारा ड्रिवन शैफ्ट होंगी। डिफरेंशियल गियर हमारा इंजन से पावर ड्राइविंग व्हील तक ट्रांसफ़र करता है। तो हम देख लेते हैं कौन कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। पहला क्या है, ट्रांसमिट पावर फ्रॉम द इंजन टू ड्राइविंग व्हील्स, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा क्या है, मल्टीप्लाई द अवेलेबल इंजन टॉर्क, मीन्स आपने देखा था ना कि डिफरेंशियल गियर साइक्लिक गियर ट्रेन होने की वजह से इसमें बहुत सारे गियर का यूज़ किया जाता है जिससे कि टॉर्क मल्टीप्लाई होता है। तो ये भी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। थर्ड है, इनेबल द व्हीकल नेगोशिएट कर्व प्रॉपरली, ये भी हमारा करेक्ट होगा। तो तीनों ही ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्व्स ऑल दी 3 फंक्शन एज मेंशन इन ए, बी एंड सी अबव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर इज अ पॉइंट वेयर। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में जब हमारा बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कम होते होते 0 हो जाए, फिर अपना साइन चेंज कर ले, ऊपर पॉजिटिव साइन और नीचे नेगेटिव साइन, तो ये पॉइंट जो होता है हमारा, इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो हम देख लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन बी देखिए, बेंडिंग मोमेंट इज 0 और चेंजेस इज साइन, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। अ सिंपली सपोर्टेड बीम कैरीज अ लोड P थ्रू अ ब्रैकेट एज शोन इन फिगर। द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन द बीम इज। यहाँ पे मान लीजिए पॉइंट ए, पॉइंट बी, यहाँ रिएक्शन RA, यहाँ रिएक्शन RB, यहाँ पे एक डमी लोड होगा जिसकी इंटेंसिटी P के इक्वल होगी और एक बेंडिंग मोमेंट भी आएगा P इंटू ए। ए हमारी क्या है, ये डिस्टेंस है। अब सबसे पहले हम यहाँ रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे। RA प्लस RB इक्वल टू लोड P, इसके इक्वल होगा। फिर पॉइंट ए पे हम बेंडिंग मोमेंट का जो समेशन होगा वो 0 होगा, तो M A इक्वल टू 0। अब MA से हम देखेंगे तो ये वाला लोड के कारण कितना मोमेंट आ रहा है, क्योंकि ये बीम ऐसे हो जाएगी, मतलब ये हॉगिंग हो रही है, तो यहाँ बेंडिंग मोमेंट माइनस में होगा, माइनस PL/2। और इस मोमेंट के कारण भी बीम में क्या हो रहा है, हॉगिंग हो रहा है, तो ये भी माइनस में होगा, माइनस PA। अब इस वाले लोड के कारण क्या होगा हमारा, ऐसे होगा ना सैगिंग, तो ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव RB इंटू L। अब यहाँ से हम RB की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, RB की वैल्यू हमारा आ जाएगा PA अपॉन L प्लस P/2। अब RB की वैल्यू आ गई तो हम यहाँ से RA की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। RA की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, RA की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी RA इक्वल टू
P/2 माइनस PA अपॉन L, क्योंकि पॉइंट A पे बेंडिंग मोमेंट 0 है, पॉइंट B पे बेंडिंग मोमेंट 0 है, तो पॉइंट ये बीच वाले पॉइंट C पे हम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो C पे कैसे फाइंड करेंगे, RB इंटू ये डिस्टेंस कितना है P/2 माइनस PA अपॉन L, डिस्टेंस कितनी है हमारी, ये है L/2। फिर ये वाला जो यहाँ मूवमेंट था इस लोड P के कारण हो रहा था, कितना था वो PA, तो ये भी हमारा प्लस में होगा PA। तो यहाँ से हमारा जो सॉल्व होके आएगा वो होगा PL/4 फिर प्लस PA/2, ये हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट होगा। कितना है हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट, बेंडिंग मूवमेंट मैक्सिमम कितना है PL/4 प्लस PA/2, ठीक है फ्रेंड, जो कि हमारा किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। अगर ऑप्शन बी में अगर यहाँ 2 की जगह 4 देता तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होता, इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, द शेयर फोर्स डायग्राम ऑफ अ लोडेड बीम इज शोन इन द फॉलोइंग फिगर, द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन द बीम इज, ये आपको SFD डायग्राम दिया हुआ शेयर फोर्स डायग्राम, और आपसे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू पूछ रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये शेयर फोर्स हमारा साइन चेंज कर रहा है, तो इस पॉइंट पे पॉइंट C पे हमारा बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो देखिए इसे कैसे निकालते हैं, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा dm/dx इक्वल टू हमारा होता है शेयर फोर्स, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ से हम dm इक्वल टू F dx कर सकते हैं। अब हम इस फिगर में dm की वैल्यू कितनी है, तो MC माइनस MB इक्वल टू हो जाएगा हमारा F इंटू dx, जो कि एरिया होता है। अब इस फिगर का हमको एरिया निकालना है, तो इसमें दो एरिया है, पहला है रेक्टेंगल, दूसरा है ट्रायंगल। तो पहले रेक्टेंगल का एरिया कितना आएगा, ये हमारा कितना है -13 किलो न्यूटन, तो 13 इंटू ये 1 मीटर डिस्टेंस है 1, फिर प्लस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं 1/2 हाइट इंटू बेस, तो ट्रायंगल 1/2 ट्रायंगल का बेस कितना है 1 इंटू 1, और हाइट कितनी है, हाइट हमारी 19 माइनस 30 मतलब 6 किलो न्यूटन। तो 6 किलो न्यूटन, इसको सॉल्व करेंगे, इसको ऊपर हम सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा, MB की वैल्यू 0, क्योंकि फ्री एंड है ना, तो यहाँ बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमारा C पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू 30 इंटू 1 13 प्लस 1/2 इंटू 1, तो ये हमारा 3 से जाएगा प्लस 3, तो हमारा वैल्यू आ गई 16 किलो न्यूटन मीटर। तो हमारा बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ गया 16 किलो न्यूटन पर मीटर। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, इन विच ऑफ द फॉलोइंग 2 डायमेंशनल स्टेट ऑफ स्ट्रेस मोहर्स स्ट्रेस सर्किल टेक्स द शेप ऑफ अ पॉइंट। मोहर सर्किल ड्रॉ करने के लिए हमको 2 कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ती है, पहला है y एक्सिस, दूसरा है x, ठीक है फ्रेंड। x कोऑर्डिनेट में हमारा नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू होती है, नॉर्मल स्ट्रेस जो कि हमारा ऑब्लिक प्लेन में लगता है, और y एक्सिस पे शियर स्ट्रेस टाउ की वैल्यू यूज होती है जो कि ऑब्लिक प्लेन में लगता है। यहाँ पे सिग्मा x सिग्मा y कहीं भी हो सकता है x एक्सिस पे, और y एक्सिस पे हमारा टाउ की वैल्यू होगी। अगर हमको सर्किल ड्रॉ करना है तो हमको y एक्सिस पे भी वैल्यू कुछ चाहिए होंगी, ठीक है फ्रेंड। अब लेकिन आपसे कह रहा है कि मोहर सर्किल एक पॉइंट हो, मतलब कि x एक्सिस पे एक पॉइंट होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो टाउ
शियर स्ट्रेस की वैल्यू है वो 0 होनी चाहिए, मतलब नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी में हमारा ये दिया है, यहाँ नॉर्मल स्ट्रेस है, यहाँ शियर स्ट्रेस की वैल्यू नहीं है। तो जो ऑप्शन सी में हमारा फिगर पे बना है उसमें मोहर स्ट्रेस सर्किल डायग्राम में एक पॉइंट हमको ऑब्टेन होगा, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में 62, इफ द शियर फोर्स डायग्राम फॉर अ बीम इज ट्रायंगल विथ लेंथ ऑफ द बीम एज इट्स बेस द बीम इज, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, अ कैंटिलीवर विथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओवर इट्स होल स्पैन। देख लीजिए कैंटिलीवर बीम है और इस पे पूरे स्पैन पे हमारा यूडीएल लगा हुआ है। तो इसका जब हम एसएफडी बनाएंगे तो हमारे ट्रायंगल बनेगा माइनस में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन ए भी देख लीजिए, इसका एसएफडी कैसे बनेगा। इसका एसएफडी हमारा ये है कैंटिलीवर, यहाँ पे लोड W लगा है, तो इसका एसएफडी हमारा रेक्टेंगल बनेगा। ऑप्शन सी का कैसे बनेगा एसएफडी, क्या सिंपली सपोर्टेड बीम विथ पॉइंट लोड एट मिड पॉइंट। सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसके मिड पॉइंट पे एक लोड लगा हुआ, तो इसका एसएफडी हमारा ऐसे बनेगा, यहाँ से फिर ऐसे। फिर ऑप्शन डी में क्या है, ऑप्शन डी में आ सिंपली सपोर्टेड बीम विथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओवर इट्स होल स्पैन। तो सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसमें पूरे स्पैन पे हमारा यूडीएल लगा है, तो इसका एसएफडी डायग्राम हमारा ऐसे बनेगा, एक ट्रायंगल नीचे होगा, एक ट्रायंगल ऊपर होगा। ठीक है फ्रेंड, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, द टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय अ सॉलिड शाफ्ट ऑफ डायमीटर d एंड मैक्सिमम अलाउएबल शियर स्ट्रेस टाउ इज। ये सिंपल फॉर्मूला, इसकी वैल्यू हमारा क्या होता है, टॉर्क की वैल्यू इतनी होती है π/16 πd3, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, a thick cylinder having RO and RI as outer and inner radii is subjected to an internal pressure P. The maximum tangential stress at the inner surface of the cylinder is, तो उसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। थिक सिलेंडर केस में हमारा जो प्रेशर की वैल्यू आती है उसमें जो नीचे वाला टर्म होता है हमेशा माइनस में होता है, और जो नीचे वाला और ऊपर वाला टर्म हमेशा बराबर होता है। जैसे RO प्लस RI, जो ऊपर होगा वही हमारा नीचे भी होगा, लेकिन जो नीचे वाला टर्म होगा वो माइनस में होगा। इसे आप अच्छे से याद रख सकते हैं इस ट्रिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, a thin cylinder shell of diameter d and thickness t is subjected to an internal pressure P. The Poisson's ratio is mu. The ratio of longitudinal strain to volumetric strain is. सिलेंडर के केस में हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है EL इक्वल टू PD अपॉन 4TE ब्रैकेट में 1 माइनस 2 म्यू, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है V इक्वल टू PD बाई 4TE ब्रैकेट में 5 माइनस 4 म्यू। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो PD अपॉन 4TE कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा हमारा टर्म ये वाला 1 माइनस 2 म्यू अपॉन 5 माइनस 4 म्यू, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इन अ कंप्रेशन टेस्ट द फ्रैक्चर इन कास्ट आयरन स्पेसिमेन वुड अकर अलोंग। कास्ट आयरन एक ब्रिटिल मटेरियल होता है, और ब्रिटिल मटेरियल एक प्लेन पे फेल करता है, ना कि किसी एक्सिस पे। और कौन से प्लेन पे, ऑब्लिक प्लेन पे, क्योंकि ऑब्लिक प्लेन पे ही नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम होती है। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एन ऑब्लिक प्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, द इरेक्शन कपिंग नंबर ऑफ अ मेटल शीट इंडिकेट्स इट्स। इरेक्शन कपिंग नंबर हमारा स्ट्रेच फॉर्मिंग में यूज किया जाता है। यह मटेरियल की स्ट्रेचेबिलिटी बताता है कि किसी मटेरियल में कितनी स्ट्रेचेबिलिटी है। स्ट्रेचेबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि उस मेटल शीट की
कितनी ड्राइंग एबिलिटी है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ड्राइंग एबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। इन एन आई सेक्शन ऑफ अ बीम सब्जेक्टेड टू ट्रांसवर्स शियर फोर्स द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज डेवलप्ड एट। आपसे पूछ रहा है कि आई सेक्शन बीम में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कहाँ डेवलप होता है। तो सबसे पहले हम आई सेक्शन बीम एक बना लेंगे। ये पोर्शन हमारा फ्लैंज कहलाता है, फ्लैंज, और बीच वाला पोर्शन हमारा वेब कहलाता है। स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि फ्लैंज किसे कहते हैं, वेब किसे कहते हैं। तो फ्लैंज मतलब जो भाग हमारा फैला हुआ उसे हम फ्लैंज कहेंगे। इससे आप याद रख सकते हैं कि फैला हुआ मतलब फ्लैंज। अब इसमें हम शियर स्ट्रेस डायग्राम ड्रॉ करेंगे। यहाँ डॉटेड लाइन खींच लीजिए आप एक सेंटर में। अब पॉइंट दे दीजिए, पॉइंट 1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6। अब यहाँ पे जब हमारा पॉइंट कहाँ से पॉइंट 1 से 0.2 पे जाएगा तो डायग्राम हमारा कैसे बनेगा, देखिए 0.1 से 0.2, फिर 0.2 से 0.3, मतलब जब हमारा एरिया कम होता है तो शियर स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ जाती है, तो ये बढ़ जाएगी। ठीक है फ्रेंड। फिर हमारा 3 से 4 फिर बढ़ जाएगा, फिर ऐसे, फिर 4 से 1 एरिया बढ़ रहा है तो शियर स्ट्रेस की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड, कम हो जाएगी। फिर कम होते होते यहाँ आ जाएगी, फिर 0.6 पे बढ़ रहा एरिया तो और कम हो जाएगी। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो मिड पॉइंट पे शियर स्ट्रेस की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, वो भी वेब पे। तो हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो देखिए ऑप्शन सी, द सेंटर ऑफ द वेब, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। द इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ अ कॉलम सपोर्टेड फर्मली एट बोथ एंड्स इज L इक्वल टू लेंथ ऑफ द कॉलम। फर्मली मीन्स दोनों साइड से फिक्स्ड है, कॉलम दोनों साइड से फिक्स्ड है, तो उसकी इक्विवेलेंट लेंथ की क्या वैल्यू होगी, ये हमारा L लेंथ ऑफ कॉलम दिया है, तो इक्विवेलेंट लेंथ की वैल्यू LE हमारी होगी L/2 मीन्स 0.5L, जो कि हमारा ऑप्शन ए में दिया हुआ है 0.5L, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये और भी कॉलम दिए हैं जिनका इक्विवेलेंट लेंथ और बकलिंग लोड की वैल्यू दी गई है, इसे आप अच्छे से देख लीजिए और याद कर लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। A circular shaft is subjected to a twisting moment T and bending moment M. The ratio of maximum bending stress to maximum shear stress is given by। सर्कुलर shaft में मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है सिग्मा B इक्वल टू 32 M अपॉन पाई डी क्यू, और सर्कुलर shaft में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है टाउ इक्वल टू 16 T अपॉन पाई डी क्यू। अब आपसे इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है तो इसको डिवाइड कर लीजिए। ये हमारा पाई डी क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 बार जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 2M अपॉन टी। तो हमारा जो रेशियो आ गया 2M अपॉन टी, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा 2M/T। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। द स्ट्रेन एनर्जी इन अ बीम सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट M। स्ट्रेन एनर्जी इज अ एनर्जी विच इज एब्जॉर्ब बाय मटेरियल व्हेन डिफॉर्मेशन टेकिंग प्लेस। ठीक है फ्रेंड्स, इसका मतलब ये हुआ कि जब लोड के कारण हमारा डिफॉर्मेशन होता है तो उस समय मटेरियल जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है उसे हम स्ट्रेन एनर्जी बोलते हैं। बेंडिंग मूवमेंट जब लगता है तो स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारा U इक्वल टू M² अपॉन 2EI। अगर पूरी बीम में देखेंगे तो इसका इंटीग्रेशन हम कर देते हैं, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब इसके साथ साथ आप 2 और फॉर्मूला देख लीजिए। अगर हमारा प्योर एक्सियल लोड लगता है उस केस में स्ट्रेन एनर्जी का क्या फॉर्मूला होगा,
U इक्वल टू पी स्क्वायर L अपॉन 2AE। और जब हमारा प्योर टॉर्शनल मोशन होगा उस केस में स्टेशनरी एनर्जी का फॉर्मूला होगा U इक्वल टू टी स्क्वायर L अपॉन 2GJ। इन दोनों को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन अ कैंटिलीवर ड्यू टू प्योर बेंडिंग मूवमेंट M एट इट्स एंड इज। कैंटिलीवर बीम में अगर प्योर बेंडिंग मूवमेंट हो रहा उस केस में आपसे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की वैल्यू पूछ रहा है, तो डेल्टा इक्वल टू होता है M L स्क्वायर अपॉन 2EI। मीन्स जो ये दोनों टर्म है ये इक्वल होते हैं, तो हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा M L स्क्वायर अपॉन 2EI। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। द एक्सप्रेशन EI dQy अपॉन dx क्यूब एट अ सेक्शन ऑफ अ बीम रिप्रेजेंट्स। डिफ्रैक्शन चैप्टर में आपने बेंडिंग मूवमेंट का एक इक्वेशन पढ़ा था, mx इक्वल टू EI इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर। अगर इसी इक्वेशन को हम एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट कर दें तो dmxx अपॉन dx इक्वल टू EI, ये एक और डिग्री बढ़ जाएगा, मतलब डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू, जो कि हमारा क्वेश्चन के इक्वेशन से हमारा मैच कर रहा है। EI डी क्यू बाई डी एक्स क्यू, और डी एम अपॉन डी एक्स हमारा होता है शीयर फोर्स, जिसे आपने SFD और BMD में भी देखा होगा, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, शीयर फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। कंपाउंड ट्यूब्स आर यूज्ड इन इंटरनल प्रेशर केसेस फॉर फॉलोइंग रीजंस। तो उसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, द स्ट्रेंथ इज मोर। ट्यूब की कंपाउंडिंग अगर हम कर देते हैं तो ट्यूब की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। देखिए कैसे होती है, मान लीजिए ये ट्यूब है, इसकी कंपाउंडिंग हम कैसे करते हैं, इस ट्यूब के आउटर सरफेस पे हम कोई और मटेरियल ऐड कर देते हैं, जिससे कि इस ट्यूब की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और जो ट्यूब के अंदर प्रेशर है उसकी वजह से कोई बस्टिंग प्रोसेस नहीं हो पाता है। स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम वायर वाइंडिंग मेथड भी यूज़ करते हैं, जिसमें कि ट्यूब के जो आउटर सरफेस होता है उसको वायर से हम मजबूत से बांध देते हैं, जिससे कि ट्यूब की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75। नॉर्मल स्ट्रेस ऑन अ प्लेन द नॉर्मल टू विच इज इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विद द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अप्लाइड यूनिएक्सियल स्ट्रेस सिग्मा इज गिवन बाय। आपसे उस प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू पूछ रहा है जहाँ पे आपका यूनिएक्सियल स्ट्रेस सिग्मा से थीटा एंगल पे वो प्लेन हो, तो इस प्लेन पे आपको नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू पूछ रहा है, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है सिग्मा एन इक्वल टू सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा। अगर इसी प्लेन में आपको शेयर स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला होगा, शेयर स्ट्रेस टाउ इक्वल टू हो जाएगा हमारा सिग्मा बाई 2 साइन 2 थीटा। ठीक है फ्रेंड, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। अ shaft of 20 mm diameter and length is 1 meter is subjected to a twisting movement due to which shear strain on the surface of the shaft is 0.001. The angular twist in the shaft is थीटा की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। आपको शेयर स्ट्रेन की वैल्यू दिया है, डायमीटर दिया है और लेंथ दिया है। शेयर स्ट्रेन का एक फॉर्मूला होता है tan फाई इक्वल टू आर थीटा बाई एल, जहाँ पे आर रेडियस है, थीटा एंगुलर ट्विस्ट है और लेंथ एल है। क्योंकि यहाँ पे एंगल बहुत स्मॉल है तो हम tan को हटा देंगे, यहाँ पे फाई इक्वल टू आर थीटा बाई एल। अब फाई की वैल्यू यहाँ रख देंगे 0.001 इक्वल टू आर की वैल्यू 20 mm डायमीटर, तो आर की वैल्यू 10
अपॉन 1000, इसे मीटर में चेंज कर लेंगे, इंटू थीटा की वैल्यू हमको निकालनी है और एल की वैल्यू 1। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो थीटा की वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.1 रेडियन। ठीक है फ्रेंड, 0.1 रेडियन आपका थीटा की वैल्यू आ गई है। तो देख लेंगे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, 0.1 रेडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, अ बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ इज 1 इन विच। तो उसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, बेंडिंग स्ट्रेस इज सेम इन एवरी सेक्शन अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। अगर बीम हमारी यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की होगी तो उस बीम को लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग हर क्रॉस सेक्शन पे बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तभी हमारा बीम यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, इंक्रीज इन फेराइट फेस इन स्टील इंक्रीजेस। फेराइट फेस में कार्बन परसेंटेज बहुत कम रहता है, लगभग 0.01% से भी कम, इसलिए ये फेज में हमारे जो मटेरियल आते हैं वो बहुत सॉफ्ट और डक्टाइल होते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो अगर हम स्टील में फेराइट फेज बढ़ाते हैं तो स्टील की हमारी डक्टिलिटी बढ़ेगी, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फेराइट फेज को हम अल्फा आयरन से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, द कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर एफसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज। तो उसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी 12। अगर बात की जाए कि एफसीपी क्रिस्टल स्ट्रक्चर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, इसका भी 12 होता है, इसको भी आप याद रखिएगा। अब चार कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा होता है डायमंड क्यूब का, 8 कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा होता है बीसीसी मटेरियल का, मींस बॉडी सेंटर्ड क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डिटरमाइन मैक्सिमम अटेनेबल हार्डनेस इन द स्टील। पहला है क्रोमियम। क्रोमियम हमारा स्टील की हार्डनेस नहीं बल्कि ये कोरोजन रेजिस्टेंस बढ़ाता है, तो ये हमारा कट जाएगा। फिर है कार्बन। कार्बन हमारा हार्डनेस को बढ़ाता है, ना कि वो हार्डनेस को डिफाइन करता है कि हार्डनेस कितना होना चाहिए या कितना नहीं होना चाहिए, तो ये भी कट जाएगा। फिर है मैग्नीज और मोलिब्डेनम। मैग्नीज और मोलिब्डेनम स्टील में ये बताते हैं कि स्टील में कितना हार्डनेस होना चाहिए या हम उसको कितना हार्ड बना सकते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 एंड 4। ऑप्शन डी में दिया हुआ 2 और 4, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, हाउ मैनी स्पेस लैटिसेस डज द ब्रेवियस लैटिसेस कंसिस्ट ऑफ। तो उसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी 14, जिसे आप फिगर में देख सकते हैं। अगर आपसे इसी क्वेश्चन में स्पेस लैटिसेस की जगह पे क्रिस्टल सिस्टम पूछता तब उस केस में आपका आंसर होता ऑप्शन बी 7, जिसको भी आप फिगर में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, स्कॉट की इम्परफेक्शन इजा। तो स्कॉट की इम्परफेक्शन हमारा पॉइंट इम्परफेक्शन में आता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पॉइंट इम्परफेक्शन। पॉइंट इम्परफेक्शन क्रिस्टल में हमेशा प्रेजेंट रहता है, जिसमें कि जो फ्री एनर्जी है उसका लॉस होता है। ठीक है फ्रेंड, और यह कंप्लीटली लोकल में होता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। पॉइंट इम्परफेक्शन में स्कॉटी के साथ साथ फ्रैंकल डिफेक्ट भी आता है, ये भी एग्जाम में पूछा गया, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, मैच द लिस्ट 1 एंड द लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। लिस्ट 1 में आपको क्रिस्टल स्ट्रक्चर दिया है और लिस्ट 2 में आपको पैकिंग एफिशिएंसी दिया है, आपको दोनों मैच करना है। पहला सिंपल क्यूबिक की पैकिंग एफिशिएंसी होती है 52%। फिर है डायमंड क्यूबिक आपने पढ़ा भी नहीं होगा और पहली बार देख रहे होंगे, तो इसका हमको नहीं पता। फिर सी है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की पैकिंग एफिशिएंसी होती है 68%। फिर है फेस सेंटर्ड क्यूबिक की पैकिंग एफिशिएंसी होती है 74%। अब हम मैच कर लेंगे, ए का हमारा तीसरा मैच कर रहा है, बी हमको नहीं पता, सी का हमारा चौथा मैच कर रहा है और डी का हमारा दूसरा मैच कर रहा है, मीन्स बचा बी का हमारा ए मैच करेगा, मतलब
34%। तो इसका मतलब ये हुआ हमारा कि 3 फिर 1 फिर 4 फिर 2। ये कोड आप याद रखिएगा 3142। तो देख लेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। 3142 था, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा 3142। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज आल्सो कॉल्ड माइक्रो हार्डनेस टेस्ट। अगर सिर्फ हार्डनेस टेस्ट की बात की जाती तो ब्रिनल टेस्ट, रॉकवेल टेस्ट और विकर टेस्ट तीनों हमारा आंसर होता, लेकिन यहाँ पे माइक्रो हार्डनेस टेस्ट की बात कर रहा है, तो इस केस में हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, नूब टेस्ट। ठीक है फ्रेंड, रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग का यूज़ हम सबसे ज़्यादा करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता आपसे कि ब्रेनल टेस्ट में जो BHN नंबर आता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला हमारा होता है 2p अपॉन पाई कैपिटल D ब्रैकेट में D माइनस अंडर रूट कैपिटल D का स्क्वायर माइनस स्मॉल d का स्क्वायर। तो जहाँ पे P हमारा अप्लाइड लोड है, कैपिटल D हमारा बॉल का डायमीटर है और स्मॉल d हमारा इंडेंटर का डायमीटर है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, इससे बेस्ड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, एसन कर्व्स आर कनेक्टेड विद। एसन कर्व हमारा साइक्लिक लोडिंग में फटीग डाटा को शो करने के लिए ड्रॉ किया जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फटीग। एसन कर्व हमारा स्ट्रेस और नंबर ऑफ साइकिल के बीच में ड्रॉ किया जाता है, नंबर ऑफ साइकिल फेलियर से पहले। ठीक है फ्रेंड, जिससे आप देख सकते हैं कि फेरस मटेरियल के लिए एसन कर्व और नॉन फेरस मटेरियल के लिए एसन कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक रिफ्रैक्टरी मटेरियल। रिफ्रैक्टरी मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिसमें कि अगर हम उस मटेरियल का टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ाएं तो उसमें ना तो कोई फिजिकल चेंज हो ना तो कोई केमिकल चेंज हो। ठीक है फ्रेंड, तो वो मटेरियल हमारे रिफ्रैक्टरी मटेरियल कहलाते हैं। तो उसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, सैंड। लेकिन सैंड के साथ साथ डोलोमाइट भी हमारा बेसिक रिफ्रैक्टरी मटेरियल होता है, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, क्रीप प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डिजाइन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग्स। क्रीप हाई टेम्परेचर और कांस्टेंट स्ट्रेस पे होने वाला प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है। ठीक है फ्रेंड, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन मतलब परमानेंटली डिफॉर्म हो जाता है क्रीप में, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। स्टीम टरबाइन की जो ब्लेड होती है उसकी डिज़ाइन करते वक्त हम क्रीप का यूज़ करते हैं, क्योंकि स्टीम टरबाइन में जो स्टीम होती है वो ब्लेड पे लगातार स्ट्राइक्स करती है, तो इसीलिए हम क्रीप का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेबिट मेटल इज एन एलॉय फॉर। बेबिट मटेरियल बेरिंग में यूज़ किया जाता है। बेबिट मटेरियल हमारा दो टाइप का होता है, एक होता है हमारा टिन बेस और दूसरा होता है लेड बेस। ठीक है फ्रेंड, टिन मतलब SN, लेड मतलब PB, और उसमें सबसे ज़्यादा क्वांटिटी कॉपर की रहती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, SN, CU, SB एंड PB। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स के लिए आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको पता करना है कौन सा ट्रू है। पहला है फॉर्म बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन, ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है क्योंकि थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर एडिशन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से बनता है। दूसरा है फॉर्म बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। थर्ड है सॉफ्टेंड ऑन हीटिंग एंड हार्डेंड ऑन कूलिंग फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम्स, ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है क्योंकि थर्मोप्लास्टिक को हम बहुत बार रिसाइकिल कर सकते हैं। चौथा है मोल्डेड बाय हीटिंग एंड कूलिंग, ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 हमारा ट्रू है, तो देख लेते हैं ऑप्शन डी, देखिए 1 एंड
3 आर ट्रू। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, द ट्रू स्ट्रेन एप्सिलॉन ET एंड द इंजीनियरिंग स्ट्रेन एप्सिलॉन रिलेशनशिप इज। तो उसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, ट्रू स्ट्रेन इक्वल टू ln 1 प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन। इंजीनियरिंग स्ट्रेन और ट्रू स्ट्रेन की वैल्यू इलास्टिक रीजन में तो सेम होती है, लेकिन अगर हम बात करें कि प्लास्टिक रीजन में इंजीनियरिंग स्ट्रेन और ट्रू स्ट्रेन की वैल्यू डिफरेंट होती है। ठीक है फ्रेंड, इसलिए हम ट्रू स्ट्रेन की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखिए एप्सिलॉन T इक्वल टू है ln 1 प्लस एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन इंजीनियरिंग स्ट्रेन की वैल्यू होती है हमारी L फाइनल माइनस L इनिशियल अपॉन L इनिशियल। ठीक है फ्रेंड, अब अगर बात की जाए कि ट्रू स्ट्रेस की, तो ट्रू स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है सिग्मा T इक्वल टू सिग्मा इंजीनियरिंग ब्रैकेट में 1 प्लस स्ट्रेन इंजीनियरिंग। ठीक है फ्रेंड, तो इसको भी आप याद रखिएगा। और इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है कि ट्रू स्ट्रेन और इंजीनियरिंग स्ट्रेन के बीच में रिलेशनशिप हमारा ऑप्शन बी है, एप्सिलॉन T इक्वल टू ln 1 प्लस एप्सिलॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, द मेटल पाउडर यूज्ड इन अ थर्मिट वेल्डिंग ऑफ स्टील। थर्मिट वेल्डिंग हम कहाँ करते हैं, जो रेलवे लाइन है उनकी पट्टियों को ज्वाइन करने के लिए हम थर्मिट वेल्डिंग का यूज़ करते हैं, और उसके लिए हम कौन सा मेटल पाउडर यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम का। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्सट्रूजन नोजल्स। तो उसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, वाइट कास्ट आयरन, क्योंकि वाइट कास्ट आयरन की हार्डनेस बहुत हाई होती है, इसलिए इस मटेरियल को हम एक्सट्रूजन नोजल्स की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करते हैं। वाइट कास्ट आयरन का कंपोजिशन होता है इसमें 94% आयरन होता है, आयरन, और इसमें ग्रेफाइट कार्बन होता है 0.5%, और कंबाइंड कार्बन होता है 3.5%, और बाकी जितना बचा परसेंटेज वो इम्प्यूरिटीज़ होता है। तो इसका कंपोजिशन भी आप याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, द मेन पर्पस ऑफ चैपलेट इज। चैपलेट हम कास्टिंग प्रोसेस में यूज़ करते हैं, किस लिए, कोर को सपोर्ट करने के लिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टू सपोर्ट कोर। जैसे आप फिगर में भी देख सकते हैं कि चैपलेट कोर को सपोर्ट करने के लिए यहाँ यूज़ किया गया है। अगर इस क्वेश्चन में चैपलेट की जगह हमको चिल्स और पैडिंग पूछता कि चिल्स और पैडिंग का मेन पर्पस क्या होता है, तो उस केस में हमारा आंसर होता है ऑप्शन बी, टू इंश्योर डायरेक्शन सॉलिडिफिकेशन। तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में 94, विच इज़ द मेन रीजन फॉर पुअर सरफेस फिनिश। तो उसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, लो साइड रैक एंगल। अगर हम साइड रैक एंगल की वैल्यू कम रखते हैं तो उसकी वजह से हमारा जो सरफेस फिनिश आता है वो पुअर आता है। बाकी तीनों ऑप्शन, हैवी डेप्थ ऑफ कट, हाई कटिंग स्पीड और हाई फीड, ये तीनों फैक्टर सरफेस फिनिश को और अच्छा करते हैं। ठीक है फ्रेंड, आप फिगर में देख सकते हैं कि टूल में साइड रैक एंगल कहाँ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, इन अ मशीनिंग ऑपरेशन चिप थिकनेस रेशियो इज 0.3 एंड टूल बैक रैक एंगल इज 10 डिग्री। द वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेन इज। शियर स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन इक्वल टू कॉट फाई। फाई हमारा शेयर एंगल है प्लस tan फाई माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा हमारा बैक रैक एंगल है। तो इसको फाइंड करने के लिए आपको फाई की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो फाई की वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, tan फाई इक्वल टू होता है हमारा r cos अल्फ़ा। r हमारा चिप थिकनेस रेशियो है अपॉन 1 माइनस r साइन अल्फ़ा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कैलकुलेटर चाहिए होगा, बिना कैलकुलेटर के आप इसे सही से सॉल्व नहीं कर सकते। तो मैंने इसे सॉल्व किया, यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू 10 और r की वैल्यू 0.3 रखने पे हमारा जो फाई की वैल्यू आ रही है, फाई की वैल्यू हमारी आ रही थी 17.3 डिग्री।
तो इसी वैल्यू को आप यहाँ पुट कर देंगे तो आपका जो शियर स्ट्रेन की वैल्यू है एप्सिलॉन इक्वल टू आ जाएगा 3.3। ठीक है फ्रेंड, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको कैलकुलेटर चाहिए होगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी 3.34। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, ग्राइंडिंग ऑफ हार्ड मटेरियल्स रिक्वायर्ड। तो उसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी फाइन ग्रिड साइज एंड सॉफ्ट ग्रेड्स। अगर इसी क्वेश्चन में हमसे सॉफ्ट मटेरियल के लिए पूछता कि सॉफ्ट मटेरियल के लिए हमको क्या रिक्वायर्स है, तो उस केस में हमारा आंसर होता ऑप्शन ए हार्ड ग्रेड्स। ग्राइंडिंग में उल्टा होता, हार्ड मटेरियल के लिए हमको सॉफ्ट ग्रेड और सॉफ्ट मटेरियल के लिए हमको हार्ड ग्रेड का यूज़ करना है। एक हमारा ग्राइंडिंग व्हील का स्पेसिफिकेशन होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे 51, 51A, 60K, 5V और 05। क्वेश्चन में आपसे इन सभी टर्म्स का स्पेसिफिकेशन पूछता है। तो जो पहला टर्म है उसका होता है मैन्युफैक्चरर आइडेंटिफिकेशन नंबर, दूसरा होता है टाइप्स ऑफ अब्रेसिव, तीसरा होता है एवरेज ग्रिड साइड या मेश साइज, चौथा जो होता है ये हमारा होता है हार्डनेस ऑफ व्हील, पांचवा हमारा होता है ये 5 है, पांचवा हमारा होता है पोरोसिटी ऑफ व्हील और छठवा होता है वी हमारा होता है बॉन्डिंग मटेरियल कौन सा यूज़ कर रहे हैं वो ये टर्म डिफाइन करता है, और लास्ट में 05 ये टर्म हमारा व्हील मैन्युफैक्चरर्स आइडेंटिफायर को बताता है। तो इसको आप याद रखिएगा। ग्राइंडिंग व्हील में एक और क्वेश्चन बनता है कि ग्राइंडिंग रेशियो किससे कहते हैं। ग्राइंडिंग रेशियो हमारा होता है कि वर्क पीस के ऊपर से हम कितना मेटल रिमूव कर रहे हैं उसका वॉल्यूम, मींस mm³ ऑफ स्टॉक रिमूवल अपॉन में mm³ ऑफ ग्राइंडिंग व्हील लॉस, मींस वर्क पीस के ऊपर से कितना मेटल रिमूव कर रहे हैं उसका वॉल्यूम अपॉन ग्राइंडिंग व्हील से कितना मेटल रिमूव हो रहा है उसका वॉल्यूम। ठीक है फ्रेंड, तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि ग्राइंडिंग रेशियो हम किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, क्रेटर वियर अकर्स मेनली ऑन द, क्रेटर वियर टूल के रैक फेस में होता है और कटिंग एज के एकदम पास में। ये हमारा टूल है, ये रैक फेस है, क्रेटर वियर हमारा कटिंग एज, ये कटिंग एज है, तो कटिंग एज के पास में यहाँ होगा हमारा क्रेटर वियर, इसलिए हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फेस ऑफ द कटिंग टूल एट अ शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम द कटिंग एज ओनली। अगर इस क्वेश्चन में आपसे फ्लैंक वियर पूछता है तो फ्लैंक वियर हमारा रिलीफ फेस पे होता है। इस टूल का रिलीफ फेस कहाँ होगा, यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड, इस फेस पे हमारा रिलीफ फेस होगा, तो इसलिए हमारा जो फ्लैंक वियर होगा वो रिलीफ फेस के पास में कटिंग एज के नज़दीक यहाँ होगा। फ्लैंक वियर, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, हाई स्पीड स्टील कंटेन्स कार्बन। हाई स्पीड स्टील टूल और डाई बनाने में यूज़ किया जाता है। इसमें कार्बन का परसेंटेज होता है 0.6 से लेके 0.9%। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 0.6 to 1%। हाई स्पीड स्टील दो टाइप के होते हैं, पहला होता है एम टाइप सीरीज, दूसरा होता है टी टाइप सीरीज, मीन्स मॉलिब्डेनम सीरीज और टंगस्टन सीरीज। मॉलिब्डेनम सीरीज में हमारा जो मॉलिब्डेनम का परसेंटेज रहता है वो होता है हमारा 10%, और टंगस्टन सीरीज में टंगस्टन का परसेंटेज हमारा रहता है 12%। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, द रैक एंगल रिक्वायर्ड फॉर मशीनिंग ब्रास बाय हाई स्पीड टूल इज। रैक एंगल जान लीजिए क्या होता है। ये हमारा टूल है, ये एक्सिस है हमारा वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, तो ये एंगल जो हमारा होता है इसको कहते हैं हम रैक एंगल। अगर हमको हाई डक्टाइल मटेरियल की मशीनिंग करनी होती है जैसे कि ब्रास ब्रॉन्ज, तो रैक एंगल की वैल्यू हमको 0 रखनी पड़ती है, मीन्स टूल हमारा कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा टूल। ठीक है फ्रेंड, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा 0 डिग्री। नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100,
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है मैकेनिकल कंपोरेटर्स आर यूज फॉर हायर एक्यूरेसी। ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है क्योंकि मैकेनिकल कंपोरेटर्स की हाई एक्यूरेसी नहीं होती, बल्कि ये हाई एक्यूरेसी वाले डिवाइस से अपना डाटा कंपेयर करते हैं। दूसरा है ऑप्टिकल कंपोरेटर्स यूज बोथ ऑप्टिकल एंड मैकेनिकल मीन्स टू गेट मैग्नीफिकेशन। ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है क्योंकि ऑप्टिकल कंपोरेटर्स हमारे मैग्नीफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं और ये दोनों ऑप्टिकल और मैकेनिकल के लिए यूज़ होता है। स्टेटमेंट थर्ड है न्यूमेटिक कंपोरेटर्स आर यूज्ड फॉर वेरी हाई मैग्नीफिकेशन। ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। और नेक्स्ट है डायल इंडिकेटर इज मोस्ट वाइडली यूज्ड मैकेनिकल कंपोरेटर। ये भी हमारा करेक्ट है। मीन्स स्टेटमेंट 1 हमारा रॉन्ग है, बाकी ऑल करेक्ट है। तो देख लेते हैं। ऑप्शन ए में हमारा 2, 3 एंड 4 आर ट्रू। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें